हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं रमोद कुमार आप लोगों के सामने बायोलॉजी स्पेशल एमसीक्यू लेकर आया हूं। ठीक है, ये सभी एग्जाम में आपको फायदा पहुंचाएगा। ये आज कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो जाने के कारण ये मैं लाइव नहीं हो पाया हूं, इसलिए वीडियो बना के आप लोगों को डाल रहा हूं। ठीक है, कल से मैं आपके सामने लाइव रहूंगा। क्लियर? ये टेक्निकल फॉल्ट हो गया है जिसके चलते। और फिर से मैं बता दूं कि ये जो पीडीएफ है, ये जितना भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको डाल दिया जाएगा। किस पर? मेरे टेलीग्राम नंबर पर डाल दिया जाएगा। जिसके चलते ये टेलीग्राम नंबर पर डाल दिया जाएगा, जिसके चलते ये आपको वहां से ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं लास्ट में ये डिस्कशन के बाद में मैं आपको अपना टेलीग्राम नंबर दे दूंगा, जिसके चलते आप वहां पर ये डाल सकते हैं। क्लियर? वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए अब सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का मतलब होता है कि वायुमंडल में जो स्वतंत्र नाइट्रोजन है उसको पौधे आसानी से नहीं ले सकते। तो कुछ बैक्टीरिया और कुछ शैवाल उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं और नाइट्रेट के रूप में पौधे आसानी से उसको क्या करते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। पौधे आसानी के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग, इसमें बैक्टीरिया कौन हो जाएगा? राइजोबियम। क्या हो जाएगा? एस में यहाँ पर मिस्टेक है, आर होगा राइजोबियम। राइजोबियम के साथ साथ और भी बैक्टीरिया हो जाता है। एक होता है एजेटोबैक्टर, उसके बाद सोमोनास। ये सब बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग है और नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं। राइजोबियम जो है ये दाल वाला पौधा के जड़ में पाया जाता है। ठीक है, राइजोबियम दाल वाला पौधा के जड़ में पाया जाता है। ये उसके गांठ में पाया जाता है। जितना का दाल खाते हो, चना, मटर, मसूर, मूंग, अरहर, जो भी दाल खाते हो सब के जड़ में पाया जाता है। उसके बाद एजेटोबैक्टर मिट्टी में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। ठीक है, और वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। सोमोनास भी ये मिट्टी में ही पाया जाता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। क्लियर? अब देखो, और मैं आपको बता दूं कुछ जो आपको फंगस है, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग फंगस है, वो आपको है अजोला। ये फंगस बोलते अलगी यानी शैवाल। कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग शैवाल है, उसका मैं नाम बता दूं आपको। ये हो गया एजोला, ये शैवाल का नाम है। उसके बाद है नोस्टॉक, फिर है एनाबीना, उसके बाद है अल्फा, एक और है ब्लू ग्रीन अलगी, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी या मिट्टी में स्वतंत्र, ये धान के खेतों में पाया जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल, जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। और साइनोबैक्टीरिया भी ये क्या करता है? ये नाइट्रोजन फिक्स करने का ये काम करता है। ठीक है, उसके बाद आइए अब देखो, इसमें और है ए नंबर ऑप्शन पर चलते हैं। साल्मोनेला टाइफी, ये साल्मोनेला टाइफोसा जो है ये टाइफाइड रोग है, उसी के कारण टाइफाइड होता है। ठीक है, ई कोली ये भी बैक्टीरिया है, ये प्रोटोजोआ है। इसीरिया कोली इसको बोलते हैं। इसीरिया कोली ये फायदेमंद भी होता है, और जब अधिक हो गया तो इससे पेचिस डिसेंट्री में भी ये मदद करता है। पेट ओट में दर्द भी हो जाता है। उसके बाद है स्यूडोमोनास, ये स्यूडोमोनास बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक्स, जिसको आप बोलते हो प्रतिजैविक का निर्माण होता है। एंटीबायोटिक्स का निर्माण होता है, प्रतिजैविक का ये निर्माण करने का काम करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फूल का चमकीला तथा आकर्षक अंश कौन है? ये अंश कहो या भाग कहो, यहां आप देखिएगा
ये देखो, ये आपके लिए ये फूल है, ठीक है। अब देखो, ये आप देख रहे हो कि जो लाल रंग जो देख रहे हो, ये सब क्या है? ये पेटल और सेपल जो लिखा हुआ है, पेटल, इसको बोलते हैं क्रोला। उसको क्या बोलते हैं? क्रोला बोलते हैं। क्रोला का मतलब हो गया ये आपको दलपुंज, और फूल का जो रंगीला और चमकीला भाग जो है, इसी क्रोला के कारण होता है, दलपुंज के कारण होता है। और इसी के रंग से पौधे आकर्षित होकर परागन उस फूल पर आते हैं, जिसके चलते परागन पॉलिनेशन की क्रिया होती है। इसके इकाई को, इकाई का मतलब एक यूनिट, फूल में तो बहुत सारी पत्तियां होती है, बहुत सारे दलपुंज होते हैं, ठीक है। एक को क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ पेटल। और जब बहुत हो गया तो उसको बोलेंगे क्रोला, ठीक है। अब देखो सेपल, ये नीचे का देख रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ हरा रंग का होता है। क्या होता है? ये नीचे वाला सिर्फ और सिर्फ हरा रंग का होता है, हरा रंग को छोड़कर किसी दूसरे रंग का नहीं होता है। और यह पौधे को सुरक्षा प्रदान करता है। कब? कली की अवस्था में, जब पौधा खिला नहीं है, पौधा जब कली की अवस्था में, तब उसको सुरक्षा प्रदान करता है। विशेष परिस्थिति में इसमें प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया होती है। पूछता है कि फूल के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो ये आपको कैलिक्स, कैलिक्स, ये कैलिक्स, कैलिक्स जो है बाह्य दलपुंज, और इसके इकाई को, टोटल को कैलिक्स कहेंगे, और इकाई को क्या कहेंगे? सेपल कहते हैं, ठीक है। अब देखो, बाकी ये एंथर फिलामेंट है, स्टिग्मा स्टाइल है। तो ये एंथर और फिलामेंट जो है, यह जो है एंड्रोसियम का पार्ट है। ये पुमंग जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पुमंग, पुमंग जिसको बोलते हैं उसका पार्ट है। एंड्रोसियम जो है फूल का मेल पार्ट है, और उसके इकाई को क्या कहते हैं? एंथर। और एंथर को हिंदी में क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं, ठीक है। और ये जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, ये सब गाइनेसियम का पार्ट है, गाइनेसियम का पार्ट है। और गाइनेसियम को क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं, यानी ये फूल का फीमेल पार्ट है। क्लियर? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दलपुंज। इसका आंसर हो गया दलपुंज। ये बाह्य दलपुंज अभी बता दिए। ये कैलिक्स को बोलते हैं पुष्प वृंत, नीचे वाला जो पोर्शन है ये पुष्प वृंत हो गया, और दल फूल में नहीं होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषक सूचक है। माने वायु में सल्फर डाइऑक्साइड, क्या वायु में जो पोलिनेशन होता है, ये पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन, उसका सूचक कौन है? तो उसका सूचक क्या है? लाइकेन है। और लाइकेन का निर्माण जो होता है अलगी, अलगी प्लस फंगी, फंगी यानी शैवाल एवं कवक के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? लाइकेन कहते हैं, ठीक है। और लाइकेन जो है वैसे स्थानों पर नहीं पाया जाता जहां पर वायु प्रदूषण क्या होता है? अधिक होता है। और इसको लाइकेन को क्या बोला जाता है? बायो इंडिकेटर, यानी जैव सूचक। बायो इंडिकेटर, जैव सूचक कहते हैं लाइकेन को। और यह वैसे स्थानों पर नहीं होता है जहां पर वायु प्रदूषण क्या होता है? अधिक होता है। जब वायु प्रदूषण अधिक होगा तो वहां लाइकेन नहीं मिलेगा। तो क्या क्वेश्चन कर रहा है? वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का मात्रा हो, या वायु प्रदूषण अधिक हो, या किसकी भी वायु प्रदूषण जैसे भी हो, ये आपको धूलकण से हो, धुआं से हो, सल्फर डाइऑक्साइड से हो, कार्बन डाइऑक्साइड से हो, उस एरिया में लाइकेन नहीं मिलता है।
ठीक है। अब देखो फर्न, ये फर्न जो है टेरिडोफाइटा ग्रुप का ये पौधा है। मॉस जो है ब्रायोफाइटा ग्रुप का पौधा है। और काली फुफुंद ये फंगी है। फंगी जो है ऑलरेडी हेलोफाइटा के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब आइए, जो क्लीच अपने शिकार से लगातार रक्त धारा प्राप्त करता है डैश को उसमें उड़ेलकर, क्या उड़ेलता है, कहने का मतलब है कि जोक जब ब्लड को चूसता है, जोक जब ब्लड को चूसता है तब उसमें क्या होता है कि एक पिगमेंट स्रावित करता है, जिसके कारण रक्त चूसते वक्त रक्त जो है वो जमता नहीं है। रक्त अगर जम गया तो उसको चूस नहीं पाएगा, सक नहीं कर पाएगा। तो ये हिरुडीन नामक पिगमेंट को स्रावित, देखो ये जोक है और ये आपको एनेलिडा ग्रुप का जीव है, जिसमें केचुआ और आता है, जोक आता है, नेरिस वगैरह आता है। तो ये देखिए आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये जोक है, किस तरह से ब्लड दोनों ओर को फंसाएगा। इधर भी देखो छोटा सा निकला हुआ है, यह भी बॉडी में फंसा देता है, लेकिन इधर से चूसता है। शक्कर इसका ये है, मुंह इधर है और हिरुडीन पिगमेंट स्रावित करता है, जिसके कारण रक्त जो है चूसते समय जमता नहीं है। क्लियर। अब देखो हिपरिन, हिपरिन जो है ये हमारे शरीर में ब्लड में पाई जाती है और ये शरीर में रक्त को जमने नहीं देता हिपरिन। लेकिन जैसे ही हमारा शरीर का कोई अंग कटेगा तो हिपरिन बाहर निकलता है, और हिपरिन जब बाहर निकलेगा तब वायु के संपर्क में जब हिपरिन आएगा तब वो क्या होगा कि निष्क्रिय हो जाएगा। जब निष्क्रिय हो जाएगा तब ब्लड जमना शुरू होगा। आप देखिएगा इंजेक्शन या दवा हो, हम लोग पानी वानी चढ़ाते हैं, इंजेक्शन देते हैं, तो उसमें एयर बबल्स को ठोक ठोक के निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं भाई? कि अगर एयर बबल्स अंदर में जाएगा, हिपरिन से कंबाइन करेगा, उस एरिया का हिपरिन निष्क्रिय हो जाएगा, ब्लड क्लॉट कर जाएगा। अब ब्लड के साथ बहते हुए कहीं ब्लड कैपिलरी में, पतली पतली नलिका में, ब्रेन वगैरह में जाएगा, वहां फंसेगा। फंसने के बाद ब्लॉकेज हो जाएगा, जाम हो जाएगा, ब्लड का फ्लो रुकेगा, आदमी मर जाएगा, यानी पेशेंट मर जाएगा। ठीक है। तो हिपरिन रक्त को नहीं जमने नहीं देता। इंसुलिन, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? डायबिटीज, डायबिटीज इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज रोग होता है, जिसको बोलते हैं मधुमेह या चिनिया रोग बोलते हैं। ठीक है। इसमें दो होता है, एक हाइपरग्लाइसेमिया, एक हाइपोग्लाइसेमिया। तो हाइपरग्लाइसेमिया में ये शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है इंसुलिन की कमी से, और हाइपोग्लाइसेमिया में ग्लूकोज की मात्रा घट जाती है। खासकर बूढ़े लोगों में ये घटने लगता है तो बचना बड़ा मुश्किल होता है। दोनों स्थिति खराब है, लेकिन हाइपोग्लाइसेमिया जो है, हाइपरग्लाइसेमिया आप दवा खा के ठीक रह सकते हो, हाइपरग्लाइसेमिया में बचना बड़ा मुश्किल है। ठीक है। उसके बाद पेप्सिन, पेप्सिन जो है ये आपको एस्टोमक यानी अमाशय से स्रावित होने वाला एंजाइम है, जो क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, फूल फल और बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधों को क्या कहते हैं? फूले हुए पौधों का मतलब दो टाइप ग्रुप होता है, एक क्रिप्टोगैम्स, एक फेनेरोगैम। क्रिप्टोगैम्स में आ जाएगा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। उसमें फल फूल नहीं होता है, ठीक, बीज भी नहीं होता है। फूल वाले पौधा में दो ग्रुप होता है, एक होता है, देखो यहां लिखा हुआ है जिम्नोस्पर्म, और एक होता है एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में जड़, तना, पत्ती, फूल और बीज होगा, किंतु फल नहीं होगा। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फल। ठीक है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में फूल और बीज होगा, फल नहीं होगा। और यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि फूल फल और बीज धारण करने वाले, तो ये एंजियोस्पर्म, ये पादप समूह का सबसे डेवलप समूह है, और इसमें फल फूल, जड़, तना, पत्ती, फल फूल, जाइलम फ्लोएम सब पौधा में डेवलप होता है। और बीज जो है फल के अंदर में होता है, चाहे धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, चना, मूंग, मटर, खेसारी, आम, जामुन, लीची, कद्दू, करेला, नेनुआ, ककड़ी, खीरा, जितना भी आप फल वाला पौधा देखते हो, सब में बीज फल के अंदर में होता है। तो सब कहां पे आ जाएगा? जिम्नोस्पर्म।
ये फर्न अभी बताए, ये टेरिडोफाइटा में होता है, ठीक है, टेरिडोफाइटा ग्रुप का है। क्रिप्टोगैम्स ये अपुष्पीय पौधा होते हैं, इसके अंतर्गत 3 ग्रुप होता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ये 3 ग्रुप हो जाते हैं इसमें, क्रिप्टोगैम्स में। और फेरेनोगैम्स में ये 2 ग्रुप, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो प्लांट ग्रुप टोटल 5 भागों में डिवाइड होता है। अब देखो मूल गोप, रूट कैप नहीं पाया जाता है, रूट कैप नहीं पाया। सबसे पहले समझिएगा कि रूट कैप होता क्या है। तो देखो ये जो रूट है, रीजन ऑफ रूट कैप, जब रूट ये मिट्टी में बढ़ेगा तो यहां पर देखो इस एरिया में एक कवर होता है जिसको रूट कैप बोलते हैं। और वो रूट जब नीचे की ओर बढ़ेगा तो उसको जो है वो टूटने से या बढ़ने से रोकने का एक सपोर्ट है। अब देखिएगा रोड पर जो नाली वाली पतला जो होल बनाता है, आगे देखिएगा भाला की तरह तिरछा एक निकला हो रहता है जो होल बनाते जाता है, उसी तरह का ये भी स्ट्रक्चर है, वो आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। ये डैमेज हो जाएगा तो रूट बढ़ना बंद हो जाएगा। उसके बाद का एरिया होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, उसके बाद का एरिया रीजन ऑफ सेल डिवीजन। इस एरिया में रूट कैप के बाद इस एरिया में सेल डिवीजन होता है, यानी यहां पर आपको सेल का विभाजन होता है। रीजन ऑफ इलोंगेशन इस एरिया में ये बढ़ता है, और रीजन ऑफ मैच्योरेशन इस एरिया में ये मैच्योर होता है। और रूट हेयर से निकलते हैं कहां पर, रीजन ऑफ मैच्योरेशन में रूट हेयर निकलते हैं, जिसको छोटे छोटे जो पतली पतली जो रूट होते हैं, रूट हेयर्स जिसको बोलते हैं, वो निकलते हैं, जिसके द्वारा पौधा जड़ खनिज लवण का अवशोषण करता है। क्लियर। तो ये आपको मूल गोप रूट कैप किसमें नहीं पाया जाएगा, तो देखो मरुस्थलीय पौधा में पाया जाएगा, मीसोफाइट में पाया जाएगा, हेलोफाइट में पाया जाएगा। किसमें, जलीय पौधा में यह नहीं पाया जाता है, जलीय पौधा में यह नहीं पाया जाता है, ठीक है। जलीय पौधा में रूट कैप के बदले क्या होता है, रूट पॉकेट होता है। जलीय पौधा में जो रूट का बाहरी एथिया होता है उसको बोलते हैं रूट पॉकेट बोलते हैं। तो जलीय पौधा में रूट पॉकेट और स्थलीय पौधा में रूट कैप मूल गोप, ठीक है। अब देखो मरुस्थलीय पौधा किसको कहेंगे, वैसे पौधा जो शुष्क भूमि और जलवायु में उगते हैं उसको हम जेरोफाइट्स या मरुद्भिद कहेंगे। जैसे आपको है बबूल हो गया, ताड़ हो गया, खजूर हो गया, उसके बाद है मूज हो गया, आक हो गया जिसको अकवन बोलते हो या मदार बोलते हो, ये सब मरुस्थलीय पौधा। नागफनी सबसे बड़ा तो नागफनी एग्जाम्पल है, कैक्टस, वो मरुस्थलीय पौधा हो गया। मीसोफाइट्स समुद्रभिद, मीसोफाइट समुद्रभिद का मतलब होता है सामान्य मिट्टी और सामान्य जलवायु में उगने वाले पौधे को मीसोफाइट कहते हैं। जो अपने यहाँ के पौधे हैं जैसे धान, गेहूं, मक्का, आम, जामुन, लीची, ये सब मीसोफाइट में आते हैं। लवणोभिद हेलोफाइट, हेलोफाइट में वो से पौधे आएंगे जो समुद्र का किनारा या दलदली भूमि में उगेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, हेलोफाइट्स कहते हैं। क्या कहेंगे, हेलोफाइट। जैसे नारियल, उसके बाद राइजोफोरा, सुंदरी। आपको पता है सुंदरबन डेल्टा जो है ये दलदली भूमि है और सबसे बड़का विश्व का डेल्टा है, वहां पर सुंदरी नामक पौधा पाया जाता है, जिस पौधा के कारण उस एरिया का नाम पड़ गया सुंदरबन, ठीक है। तो सुंदरी जो है ये सब हेलोफाइट्स है। क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जलीय पौधा में रूट कैप नहीं होता। अगला देखो, शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है, कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से, ये गुर्दा जिसको बोलते हैं किडनी। यहां देखो किडनी में देखिए, ये फिगर देखिए, ये किडनी है और किडनी में अरोटा है, अरोटा देखिए ये शुद्ध ब्लड ले जा लाल वाला, और वेना कावा जो है अशुद्ध ब्लड ले जाता है, वो हार्ट में भी होता है, इंटीरियर वेना कावा, पोस्टीरियर वेना कावा। ये राइट किडनी है, लेफ्ट किडनी है, और ये है यूरेटर मूत्रवाहिनी है, और ये है ब्लाडर यूरिनरी ब्लाडर, यानी ये जिसको आप बोलते हो मूत्राशय, और यूरिथ्रा यहाँ पर है, इसी से यूरिन और स्पर्म दोनों बाहर निकलता है यूरिथ्रा के द्वारा। तो रक्त का शुद्धिकरण किडनी के द्वारा,
कभी कभी आप सेट बनाओगे तब फेफड़ा भी ऑप्शन आता है। तो यहां दिक्कत क्या है कि रक्त का फिल्टरेशन, रक्त का फिल्टरेशन जब होगा तो ये किडनी हो जाएगा, और प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन जब होगा तो यह हो जाएगा फेफड़ा, फेफड़ा। और दोनों को हिंदी में बोलते हैं शुद्धिकरण। तो जब आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछे, आप तो हिंदी मीडियम का सेट बनाते हो, तो हिंदी मीडियम में अगर सेट बनाते हो तो आप देखिएगा लिखेगा रक्त का शुद्धिकरण, तो कभी फेफड़ा आंसर रहेगा, कभी गुर्दा आंसर रहेगा, किडनी, और कभी कभी मामला फंसेगा जब दोनों आंसर रहेगा। तो हिंदी में सेट बनाते हो तब तो बड़ा दिक्कत है, लेकिन जब इंग्लिश मीडियम में सेट बनाते हो, तो इंग्लिश मीडियम में जब सेट बनाते हो तो उसमें क्या है कि देखिएगा फिल्टरेशन है कि प्यूरिफिकेशन है। या एग्जाम में जब सेट बनाते हो तो वहां देखिएगा, एग्जाम जब दे रहे हो तो बगल में देखिएगा इंग्लिश में फिल्टरेशन लिखा है कि प्यूरिफिकेशन लिखा है। अगर फिल्टरेशन लिख दिया तो गुर्दा आंसर होगा, प्यूरिफिकेशन लिख दिया तो फेफड़ा आंसर होगा। गूगल बाबा पर सर्च कीजिएगा तो प्यूरिफिकेशन और फिल्टरेशन दोनों का मीनिंग शुद्धि करने दे रहे हैं, और दोनों को किडनी ये बता रहे हैं। चलिए, उसके बाद दिल, हार्ट, हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है। पित्ताशय, पित्ताशय आप लीवर के पास एक छोटा सा ऑर्गन होता है जिसमें पित्त का, बाइल जूस का निर्माण होता है लीवर में, और ये पित्ताशय में जमा होता है। पित्त रस का पीएच मान जो होता है 7.7 होता है, भोजन को क्षारीय बनाता है। एस्पिरिन को आप जानते हो, इसे ब्लड बैंक कहते हैं, और यह आरबीसी का कब्रगाह भी कहते हैं। क्लियर? स्लीप अपनिया सोते समय गैस से संबंधित है। अब देखो, स्लीप अपनिया का मतलब होता है कि सोते समय खराटा भरना, जितना खराटा भरिएगा उतना स्लीप अपनिया से आप ग्रसित। अब देखो यहां पर, ये आप देखिए, यहां पर फिगर पर आप देखिएगा ध्यान से, ये नॉर्मल मैंने सॉफ्ट पैलेट है, टंग है और वाल्वा है। यहां पर आप देखिएगा वाल्वा जो है, ये जो है, ये यहां पर देखिएगा जो वाल्वा है ये यहां पर ब्लॉक हो गया। ये जो टंग आया यहां पर, जो एरिया जो हम कर दिए व्हाइट, ये यहां पर क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, ब्लॉक एयरवे, यानी हवा जाने की रास्ता बंद हो गई तो वो जोर जोर से खराटा मारेगा। ये खासकर मोटे लोगों में होता है, ठीक है, उसमें फैट वोट का डिपोजिशन हो जाता है तो वो खराटा मारने लगता है, वो ब्लॉक हो जाता है। कभी कभी तो 10 से 1 मिनट तक सांसें रुक जाती है, इसमें मरने की भी संभावना होती है। आदमी हड़बड़ा के जब, क्योंकि सोए हुए हो, सांस बंद हो गया, मर जाता है। तो स्लीप अपनिया में व्यक्ति खराटा जोर जोर से भरते हैं। क्लियर? अब देखो, उस प्रकार के पोषण का नाम बताएं जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं। विघटन, उस प्रकार के पोषण का नाम जिसमें जीव अपना पोषण मृत, यहां क्वेश्चन समझिए, मृत और विघटनशील पदार्थ के विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो मृत से जैसे ही मरा हुआ सड़ा गला से पदार्थ करेगा तो उसको क्या कहते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, मृतोपजीवी पोषण। मृतोपजीवी का मतलब होता है कि वैसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, और मृतोपजीवी सेप्रोफाइट भी उसको कहते हैं। इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया और फंगी, कवक, ये सब सेप्रोफाइट्स हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या हो गया, स्वपोषी, परपोषी पोषण। पहले आप बी नंबर समझो, स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब होता है कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और अपना भोजन कौन बनाएगा, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हरा पेड़ पौधा। हरा पेड़ पौधा जो है यह स्वपोषी होगा, ठीक है। उसके बाद हेटेरोट्रॉस, परपोषी, वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं उसको हम लोग परपोषी कहेंगे। जैसे मनुष्य, हाथी, घोड़ा, सांप, चुचुंदर, कुत्ता, बिल्ली, तोता, मैना, शेर, सब क्या हो जाएगा, परपोषी। ये अपना भोजन दूसरे से लेता है तो ये परपोषी हो जाएगा। उसके बाद कीटभक्षी पोषण, जो कीट को खाता है, जैसे सांप हो गया, मेढक हो गया, या बहुत सारे कीटभक्षी पौधा होते हैं
जिसको गटपर्णी बोलेंगे, पिचर प्लांट हो गया, यूट्रिकुलेरिया, ब्लाडर ब्रट, ड्रोसेरा, डायोनिया, पिंगिकुला, सारासेलिया, अल्ड्रोबांडा, ये सब जो कीटभक्षी पौधा होंगे वो सब कीटभक्षी न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, बहुत सारे जीव भी कीट खाते हैं, जैसे आपको बहुत चिड़िया भी कीट खाती है तो उसको कीटभक्षी न्यूट्रिशन कहते हैं। पक्सिनिया ग्रामिनी कवक से होता है। ये पक्सिनिया ग्रामिनी एक फंगस है जिसके चलते गेहूं में ब्लैक रस्ट होता है। ये सब फंगल डिजीज है। गन्ने का लाल सड़न, मनुष्य में दाग और आलू में लेट ब्लाइट सभी फंगल डिजीज है। तो ये गन्ने का लाल सड़न जो होता है कोलेक्ट्रिकम फल्केटम, कोलेक्ट्रिकम कोलेक्ट्रिकम फल्केटम से होता है। ये गन्ने का लाल सड़न रोग। मनुष्य में जो दाद खाज होता है ये आपको ट्राइकोफाइटन से होता है। ये ट्राइकोफाइटन नामक कवक से होता है। और आलू में जो लेट ब्लाइट होता है ये भी फंगस डिजीज है। ये फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस के कारण ये आलू का लेट ब्लाइट डिजीज होता है। तो ये तीनों के चारों फंगस डिजीज है। तो पक्सिनिया ग्रामिनी फंगस है जो गेहूं के ब्लैक रस्ट के कारण होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये लिख लीजिए, ये आप नोट कर लीजिए, ये मेरा ये टेलीग्राम नंबर लिख लीजिए, ये है 9570-290-365। ये 365 दिन उपलब्ध रहता है। 9570-290-365 ये टेलीग्राम नंबर है और इसी पर ही आपका पीडीएफ में लोड कर दूंगा, आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, आज रुकावट के लिए थोड़ा सा खेद है, सॉरी है, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं लाइव नहीं हो रहा हूं, इसलिए मैं वीडियो बना के आपको दे रहा हूं। थैंक यू।